बच्चों, आज वन वन एंड ऑन टू फंक्शन के क्लास में सभी कॉन्सेप्ट्स को आज पिछले क्लास में जान लेने के बाद आज के क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करने की बात करेंगे कि किस तरह से और अलग अलग नए नए तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने ये जाना था कि वन वन फंक्शंस के क्या कॉन्सेप्ट हैं, ऑन टू फंक्शंस के क्या कॉन्सेप्ट हैं, ऐसी कौन सी क्राइटेरिया फुलफिल होती है जिसके आधार पर हम कहते हैं कि दिया गया फंक्शन वन वन है, दिया गया फंक्शन वन ऑन टू है, या फिर दोनों है या दोनों में से कोई एक है। इन सभी बातों के बारे में अच्छे से डिटेल में पिछले क्लास में हम लोग काफी पढ़ चुके हैं। तो आज के क्लास में हम लोग ये देखना चाहेंगे कि हम लोग इसमें किस तरह से और भी नए नए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने जो मुख्य रूप से जो क्वेश्चन चूज किया है, सेलेक्ट किया है, वह एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन लिए हैं, जिससे कि आपको अपने बोर्ड के एग्जाम में सारी बेसिक बातों पे आपका अपना कमांड हो जाए। क्वेश्चंस का सॉल्यूशन तो आप कहीं ना कहीं से आपको मिल जाता है, वह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बात जरूरत जो इम्पोर्टेंट की है, सबसे बात महत्वपूर्ण वो ये है कि हमें क्वेश्चंस की समझ होनी चाहिए, जिससे कि यदि क्वेश्चंस किसी भी तरीके से नए नए ढंग से भी आपके सामने लाए जाएं तो आप उनके बारे में डिटेल से अच्छे से बेसिक बातों को पकड़ सकें, उसमें हम भ्रमित ना हो, कंफ्यूज ना हो। इन सभी बातों के लिए क्वेश्चंस के माध्यम से उसमें अपनी समझदारी और अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप करना सबसे ज्यादा जरूरी है। केवल सॉल्यूशन देख लेना और किसी तरह से सॉल्व कर देना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को कि अपनी अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस के बारे में हम डेवलप करते हैं। तो इस आधार पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, किस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कुछ स्क्रीन सेट करने में का मिनट का यदि कुछ व्यवधान आ रहा होगा तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको। तो आज हम लोग वन वन और ऑन टू फंक्शंस के बारे में जो पढ़ रहे थे उसी के क्रम में आगे आज बात करने जा रहे हैं। इसमें आपका एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, let A and B be sets so that f such that A cross B from A cross B to B cross A such that f of AB is equal to BA is बाइजेक्टिव फंक्शन। हमें यहाँ पर शो करना है, दिखाना है कि ये फंक्शन जो है बाइजेक्टिव फंक्शन है। जैसा कि अभी हमने शुरू में ही बोला है कि क्वेश्चंस के सॉल्यूशन किसी तरह से हो जाए यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। क्वेश्चंस के बारे में हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या बेसिक बातों पे हमारा कितना कमांड है, इन बातों को भी जानना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि यहाँ देखिए, जो सबसे छोटी बात भले देखने में लग रही होगी, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह लिखी गई है कि लेट ए एंड बी बी सेट्स, मतलब के और बी के बारे में जो नेचर लिखा गया वह सेट है। इसमें इसके फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है, इसके नेचर के बारे में कहीं कोई बात नहीं की गई। इसका मतलब कि हमें दोनों तरह के सेट या जनरल सेट के लेकर के चलना है। हमें कहीं से यह मान करके नहीं चलना है कि ए और बी जो है वह फाइनाइट सेट हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है ए एंड बी नीड नॉट बी अ फाइनाइट सेट। ये फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट सेट भी हो सकता है। इसलिए इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में जब आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रेजेंट करते हैं तो फाइनाइट सेट के रिस्पेक्ट में आप सॉल्यूशन अधिकांश बच्चे दे देते हैं, जिससे कुछ गलतियां होती हैं। कैसी गलतियां होती है अभी हम थोड़ी देर में आपको डिस्कस करेंगे। पहले देखिए कि हमें यह दिखाना है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, मतलब इस फंक्शन को बाइजेक्टिव होने के लिए उसे वन वन भी होना जरूरी है और ऑन टू भी होना जरूरी है।
1 1 होने के लिए हम लोगों ने पढ़ा कि यदि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, जहां एक्स और वाई उसके डोमेन के दो एलिमेंट्स हैं, यदि एफ एक्स और एफ वाई दोनों इक्वल ले लेने पर, यदि एक्स और वाई भी आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो हम दावा करते हैं कि दिया गया फंक्शन हमारा 1 1 है। तो यहाँ देखिए, चूंकि डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं वह ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है, इसलिए एक्स के लिए हमने एक ऑर्डर्ड पेयर a1 b1 लिया और y के जगह पर दूसरा ऑर्डर्ड पेयर a2 b2 लिया। f ऑफ a1 b1 f ऑफ a2 b2 के बराबर है। जैसा कि यहाँ पर कहा गया कि f ऑफ a1 b1 जो है वह ba से निर्धारित हो रहा है। मतलब f ऑफ a1 b1 निकालना है तो b को पहले लिखिए, a को बाद में, मतलब इसके क्रम को बदल दीजिए, स्विच कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, क्रम को चेंज कर देना, ऑर्डर को बदल देना। मतलब एफ ऑफ a1 b1 b1 a1 के बराबर होगा और एफ ऑफ a2 b2 b2 a2 के बराबर होगा। जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि दो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होते हैं जब उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जैसे b1 और b2 करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं, ये आपस में बराबर हों, a1 a2 जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ये आपस में बराबर हों, मतलब b1 b2 के बराबर हो, a1 a2 के बराबर हो, तभी बराबर होगा। इससे कंक्लूड होता है कि b1 इज b2 के बराबर है और a1 a2 के बराबर है। तो जब ये b1 b2 के बराबर निकल ही गया, ये a1 a2 के बराबर है ही, इस तरह से हमारे पास नतीजा आया क्या कि a1 b1 b2 a2 के बराबर है। इस तरह से ये कंक्लूड हुआ कि दिया गया फंक्शन 1 1 है। जैसा कि हमने पहले कहा कि लोग या अधिकांश बच्चे इस सेट को फाइनाइट सेट के रूप में समझ के गलती करते हैं। गलती यहाँ पे ये करते हैं कि ये कह देते हैं कि चूंकि ये दोनों, ये जो फंक्शन है 1 1 फंक्शन है, a क्रॉस b और b क्रॉस a दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, क्योंकि एक हम पहले से पढ़े कि a क्रॉस b में उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जितने कि b क्रॉस a हैं। इस वजह से चूंकि नंबर ऑफ एलिमेंट का जो कंपैरिजन किया जाता है वो फाइनाइट सेट में किया जाता है, लेकिन ये a क्रॉस b और b क्रॉस a फाइनाइट स्ट्रिक्टली ऐसा नहीं कहा गया है, इसलिए इन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट पे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि a क्रॉस b और b क्रॉस a कोई जरूरी नहीं है कि फाइनाइट सेट है। अब इसको फाइनाइट सेट मान करके अधिकांश स्टूडेंट ये मान लेते हैं कि चूंकि ये फंक्शन 1 1 है और दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर ही हैं, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू है। यदि इस तरह से ये अप्रोच मान करके ऑन टू आप दिखाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप गलती कर रहे हैं, यहाँ रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि कोई भी फंक्शन 1 1 हो और डोमेन और को डोमेन के यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो, कब? जबकि दोनों फाइनाइट सेट हो, तो हम दावा कर सकते हैं कि फंक्शन हमारा ऑन टू होगा। लेकिन a क्रॉस b और b क्रॉस a यहाँ पर कोई जरूरी नहीं कहा गया है कि फाइनाइट सेट है, वह फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। इसलिए केवल नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे तुलना करके फाइनाइट सेट की केवल कंडीशन को मान करके यदि हम दावा करें कि 1 1 है इसलिए ऑन टू होगा, तो जाहिर सी बात है कि हमने इनफाइनाइट के बारे में कोई चर्चा नहीं की, इसलिए इस अप्रोच से ऑन टू प्रूफ करना गलत है। तो इसलिए प्रूफ करने के लिए ऑन टू प्रूफ करने के लिए हमें यही दिखाना होगा कि इसके को डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए डोमेन में कोई ना कोई प्री इमेज हो। तो को डोमेन में देखिए यदि बी ए है तो बी सेट बी का एलिमेंट है और ए सेट ए का एलिमेंट है, तो बी बी का एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है, तो ए बी ए क्रॉस बी में पाया ही जाएगा। इसका मतलब कि हर एक बी ए के लिए उसके डोमेन में कोई ना कोई पॉइंट ए बी जरूर होगा, इसलिए फंक्शन ऑन टू है। चूंकि वह 1 1 है दैट इज इंजेक्टिव है और ऑन टू है दैट इज सर्जेक्टिव है, और इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों होने के नाते ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने की कोशिश की कि किस तरह से इसके अप्रोच को हम अपने दिमाग में सेट करें और इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है ये आगे के पेज पे हमने डिस्प्ले करने की कोशिश की है। तो देख लीजिए, आपको सब बातें अब समझ में आ जाएंगी। K and B such that F such that A क्रॉस B B क्रॉस A, वही क्वेश्चन है कि F ऑफ A B B A के बराबर है, तो हमें प्रूव करना है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है। वही B1 A1 B2 A2 के बराबर है, तो A1 B1 A2 B2 के बराबर निकला, इसलिए F इज 1 1 और हर एक B A जो उसके को डोमेन का पॉइंट है उसके लिए उसके डोमेन में एक जरूर A B मिल रहा है, इसलिए फंक्शन बाइजेक्टिव है। तो आपको
कैसे प्रेजेंट करना है अपने सॉल्यूशन को और किस तरह से अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस के बारे में डेवलप करनी है, मुझे उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हट करके दिख रहा है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हम लोग अभी पहली बार देख रहे हैं। ये फंक्शन इस तरह से कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू इफ एन इज ऑड, मतलब यदि एन की जगह यदि हम कोई ऑड नंबर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें उसके इमेज को निर्धारित करने के लिए देखने के लिए एन प्लस वन बाई टू को कंसीडर करना है, और यदि एन इवन नंबर है तो इसके इमेज को निर्धारित करने के लिए हमको एन बाई टू कंसीडर करना है। अब यहाँ पर देखिए कि यदि हम वन रखते हैं तो वन एक ऑड नंबर है, वन एक ऑड नंबर है, तो वन की इमेज देखने के लिए यहाँ पे इसको कंसीडर करेंगे, और जब इसको कंसीडर करेंगे तो वन प्लस वन बाई टू मतलब वन आ रहा है, इसका मतलब कि वन जो है वन से कनेक्ट है। यदि टू को देखना है तो टू एक इवन नंबर है, तो इवन के लिए इसको नहीं यूज कर सकते, इसको यूज करना पड़ेगा, इस चीज को मतलब एन बाई टू को यूज करना पड़ेगा, और टू बाई टू रखिए एन के लिए जगह टू, तो टू बाई टू का मतलब वन आया। इस तरह से हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं कि वन की इमेज वन पे बन रही है और टू की भी इमेज वन पर बन रही है। उसी तरह से आप देखेंगे कि थ्री की इमेज टू पर बनेगी और फोर की भी इमेज टू पर बनेगी। इस तरह से आप देख रहे हैं कि दो ऐसे डोमेन में डिफरेंट एलिमेंट हैं जिसकी इमेज एक ही जगह बन रही है। इस तरह से ये फंक्शन आपका वन वन नहीं है। दूसरी बात, चूंकि यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ लिखा हुआ स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, इसलिए यहाँ हेंस प्रूफ वाला क्वेश्चन नहीं है। अधिकांश तौर पर यदि कुछ इस तरह की बातें आती हैं तो हम गलती से समझ लेते हैं कि हमें प्रूफ करना है, और प्रूफ करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वहां आप हम समझ लेते हैं कि ये तो हमको आता ही आता है, एनी हाउ किसी तरह से हमको ये प्रूफ कर देना है। तो ऐसा नहीं है कि बाइजेक्टिव है, प्रूफ कर दीजिएगा कि हाँ ये बाइजेक्टिव है। ये चेक करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये चेक करना है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं है। और बाइजेक्टिव होने के लिए हम जानते हैं कि फंक्शन को वन वन होना भी जरूरी है और ऑन टू होना भी जरूरी है। तो पहले ही हम लोग चेक कर लिए, क्या चेक कर लिए कि फंक्शन वन वन तो नहीं है। जब हमने पहले पा लिया कि फंक्शन हमारा वन वन नहीं है तो हम कह सकते हैं कि अब हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है। यहां से हम कहने के लिए सक्षम है, क्योंकि वन वन नहीं है इसलिए बाइजेक्टिव नहीं है। लेकिन फिर भी हम इसके ऑन टू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमें अपना क्वेश्चंस के बारे में अपने अंडरस्टैंडिंग को भी आगे डेवलप करना है और ज्यादा उसको डेवलप करना है। भले क्वेश्चंस के लिए आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम अपनी समझदारी अपनी काबिलियत को और ज्यादा डेवलप करने के लिए हम यहाँ ऑन टू को भी चेक करना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कोई भी यहाँ पर इसके कोडोमेन का पॉइंट लीजिए, जैसे देखिए टू लीजिए तो टू फोर से कनेक्ट है और जस्ट उससे अपने से कम से कनेक्ट है। वन देखिए, वन टू से कनेक्ट है, वन जो है आपका टू से कनेक्ट है, जस्ट उससे वन से कम है। इस तरह से आप बता सकते हैं कि टेन जो होगा, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि टेन जो होगा वह अपने डोमेन के किन दो एलिमेंट के साथ कनेक्ट होगा। दूसरी चीज, इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि हर एक एलिमेंट के लिए एक एक ही नहीं दो दो प्री इमेज है। एक के लिए दो प्री इमेज वन और टू, इस टू के लिए दो प्री इमेज फोर एंड थ्री, इस थ्री के लिए भी दो प्री इमेज होंगे। कौन कौन से? थ्री का डबल सिक्स और जस्ट उससे कम एक फाइव, इस फोर के लिए जस्ट उससे डबल एट और उससे एक कम सेवन। इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि इसके को डोमेन की हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई एक प्री इमेज उसके डोमेन में है, इसलिए फंक्शन ऑन टू है। इस तरह से हम लोग कंक्लूड करते हैं कि फंक्शन वन वन तो नहीं है लेकिन ऑन टू जरूर जरूर है, इसलिए फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है। इसलिए नहीं कि गलती से कर दे कि हाँ ये बाइजेक्टिव है। वन वन दिखाने के लिए कि एफ ऑफ वन और एफ ऑफ टू दोनों वन के बराबर हैं, दोनों वन के बराबर हैं। मैं लिख भी दे रहा हूं, एफ ऑफ वन और एफ ऑफ टू दोनों वन के बराबर हैं, लेकिन वन टू के बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन हमारा वन वन नहीं। दूसरी चीज कि इसके डोमेन में, को डोमेन में दो तरह के एलिमेंट होंगे, या तो इवन होंगे या तो ऑड होंगे। यदि ऑड कोई लेते हैं टू आर प्लस वन तो इसका प्री इमेज या तो फोर आर प्लस टू होगा उसका डबल, या उससे कम फोर आर माइनस वन।
यदि इसके कोडोमेन में कोई इवन नंबर लेते हैं 2r, तो 2r का जस्ट डबल 4r और 4r-1, मतलब इसके कोडोमेन में चाहे कोई इवन नेचुरल नंबर हो या फिर ऑड नेचुरल नंबर हो, हर एक के लिए उसके डोमेन में कोई ना कोई एक प्री इमेज है, इसलिए फंक्शन ऑन टू है। अलग की बात है कि 1 1 नहीं है, इस नाते ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है। तो किस तरह से हम एग्जाम में इसको प्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग देख लेते हैं। अगले पेज पर हमने इसको दिखाने की कोशिश की है। वही यहाँ पर मैंने दिखाने की कोशिश की कि f(1) भी 1 के बराबर और f(2) भी 1 के बराबर है, इसलिए f1 और f2 तो बराबर है, लेकिन 1 2 के बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन 1 1 नहीं है। मैं वीडियो को आप पॉज करके देख लीजिएगा, मैं रुक दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। किस तरह से लिखा गया है, बड़ा भी कर दिए स्क्रीन जिससे कि आपको देखने में आसानी हो। वही चीज की ये 1 1 नहीं है। एन यदि ऑड रखते हैं तो 2r+1, तो 2r+1 के लिए एक इमेज 4r+1 को जरूर मिलेगी, मतलब हर एक 4r+1 का जब इमेज देखते हैं तो 2r+1 मिलता है, मतलब हर एक 2r+1 के लिए उसके डोमेन में एक 0.4r+1 है, और उसी तरह से उसके डोमेन के हर एक 2r के लिए कम से कम एक इमेज 2r का जस्ट डबल एक 4r है, इसलिए फंक्शन ऑन टू है। ये अलग की बात है कि 1 1 नहीं है, इसलिए बाइजेक्टिव नहीं है। बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये इसका पूरा सॉल्यूशन है। आगे देखते हैं नए क्वेश्चन के लिए। लेट ए इज इक्वल टू r-3, मतलब उसके डोमेन में सभी रियल नंबर्स हैं बट उसमें 3 नहीं, एंड बी उसका कोडोमेन के रूप में, क्योंकि फंक्शन आप देख रहे हैं कि ए टू बी डिफाइन किया गया है। इसके कोडोमेन में 1 क्यों हटाया गया, इसमें भी देखना पड़ेगा। सभी रियल नंबर्स हैं लेकिन 1 नहीं है। डिफाइंड बाई f(x) इज इक्वल टू x-2 अपॉन x-3। अब देखिए यदि इसके डोमेन में ये 3 रखते तो इस फंक्शन के लिए 3 पर कोई इमेज ही नहीं बन पाती, ऐसी स्थिति में ये फंक्शन ही नहीं हो पाता है। इसलिए f एक फंक्शन हो, इसको फंक्शन की नेचर मेंटेन रहे, इनको ध्यान में रख करके इसके डोमेन में सभी रियल नंबर्स रखे गए लेकिन 3 नहीं रखा गया। क्यों? क्योंकि फंक्शन आपका इस नेचर का लिया गया है कि इसके डिनोमिनेटर में x-3 है, और x की जगह यदि 3 रख दें तो f(x) की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, मतलब उसका डोमेन का एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसका कोई इमेज नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में f एक फंक्शन ही नहीं हो सकता, इसलिए f एक फंक्शन मेंटेन रहे, इसलिए यहाँ पर a इज इक्वल टू r-3 रखा गया है। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगला है एंड b इज इक्वल टू r-1, b इज इक्वल टू r-1। अब सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है। 1 1 देखने के लिए अलजेब्राइक अप्रोच हम लोगों ने कई बार पढ़ा कि किसी भी फंक्शन के 1 1 होने के लिए हम f(x) इज इक्वल टू fy लेने पर यदि हम x इज इक्वल टू y पाते हैं तो हम दावा करते हैं, ये क्लेम करते हैं या ये कहने की स्थिति में होते हैं कि दिया गया फंक्शन 1 1 है। अब f(x) निकालना तो वही है x-2 अपॉन x-3, और f(y) निकालना तो इस x को y से रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब y-2 अपॉन y-3। जहां x दिख रहा है वहां पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, y लिखना पड़ेगा। यदि हम f(y) निकालते हैं तो इस x की जगह जहां x दिख रहा है तहां y लिखना पड़ेगा, और x-2 और x-3 को y-2 अपॉन y-3 के बराबर इक्वेट कर रहे हैं। आप अपने नोटबुक में इसको सॉल्व करिए तो आप पाएंगे कि x y के इक्वल आता है। इससे क्या कंक्लूड होगा कि ये फंक्शन आपका 1 1 है। ऑन टू के लिए हमने कई बार बताया आपको, फिर से वही बातें रिपीट कर रहा हूं कि किसी भी फंक्शन के ऑन टू को चेक करने के लिए इस f(x) को y मान लीजिए और x को y के रूप में एक्सप्रेस करिए। मैंने देखिए आप f(x) को y मान लिया और y इज इक्वल टू x-2 अपॉन x-3 लिया, और सिंप्लीफाई करके x को y के रूप में लिखा 3y-2 अपॉन y-1। अब यहाँ पर देखिए इसके कोडोमेन में पहले से 1 नहीं है, यदि यहाँ पर ये 1 रहता तो इस 1 के लिए x
y इज इक्वल टू 1 के लिए x की कोई वैल्यू नहीं मिल पाती। मतलब ऐसी स्थिति में y इज इक्वल टू 1 के लिए को डोमेन में y इज इक्वल टू 1 के लिए उसके डोमेन में कोई भी पॉइंट नहीं होता। मतलब को डोमेन में y इज इक्वल टू 1 के लिए उसके डोमेन में कोई प्री इमेज नहीं होता, लेकिन यह पहले से ही उसके को डोमेन में से 1 को हटा लिया गया है। और यहाँ हम नहीं देख रहे कि ऐसा y का कोई भी ऐसा वैल्यू है जिसके लिए आप x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, या y की ऐसी कोई वैल्यू है जिसके लिए फंक्शन अनडिफाइंड है। केवल y इज इक्वल टू 1 के लिए ही ये अनडिफाइंड है। मतलब यहाँ आप y की हर एक वैल्यू के लिए x की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन 1 के लिए नहीं निकाल सकते। इसलिए क्लियर है कि ये फंक्शन ऑन टू है। हाँ, यदि यहाँ पर 1 को नहीं हटाया जाता तो ऐसी स्थिति में ये फंक्शन ऑन टू नहीं होता। इसलिए क्लियर हो गया कि ये फंक्शन 1 भी है, ऑन टू भी है, या दूसरे वर्ड में कहें तो ये बाइजेक्टिव भी है। कैसे एक्सप्रेस करना एग्जाम में ये देख लीजिए। यही देखने के लिए कि एफ को फंक्शन आपका 1 है कि नहीं, सबसे पहले ये देख लीजिए। एफ को एफ वाई के बराबर रखने पर उसी तरह से सिंप्लीफाई किया गया तो पाया गया क्या कि x जो है y के इक्वल है। इससे कंक्लूड होता है कि फंक्शन हमारा 1 है। दूसरा y बिलोंगिंग टू बी आर माइनस 1, डोमेन में कोई भी पॉइंट, को डोमेन में कोई भी पॉइंट y लिया गया और एफ को y से रिप्लेस कर दिया गया। और x को y के टर्म में लिखने पर आप यहां तक भी अपनी बातें लिख सकते हैं, आगे भी लिख सकते हैं, ना भी लिखे तो भी कोई बात नहीं है। और यहां तक भी आप अपनी बात कर सकते हैं कि y के हर एक मान के लिए, हर एक वैल्यू के लिए कोई ना कोई x जरूर मिलेगा। बस y 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि 1 उसके को डोमेन में है ही नहीं, इसलिए कंक्लूड होता है कि को डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए उसके डोमेन में कोई ना कोई प्री इमेज है, इसलिए फंक्शन ऑन टू है। इसलिए कंक्लूड हुआ कि दिया गया फंक्शन 1 भी है, ऑन टू भी है, इसलिए फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। यहाँ हमें केवल जो उसके ऑप्शन हैं कौन सही ऑप्शन है इस पे ही ज्यादा हम लोग का मुख्य एम रहता है, मुख्य रूप से। लेकिन हम इस क्वेश्चन की बेसिक बातों को भी नजरअंदाज नहीं करना, क्योंकि हम लोगों को सीखना सबसे महत्वपूर्ण है। एफ सच दैट आर टू आर बी डिफाइंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। अब एक्स टू द पावर 4 ऐसे क्लियर हो गया कि इसके रेंज में जो भी एलिमेंट्स होंगे वह सभी के सभी नॉन जीरो रियल नंबर्स होंगे, सॉरी नॉन निगेटिव रियल नंबर्स होंगे। नॉन जीरो नहीं, नॉन निगेटिव, मतलब निगेटिव नहीं होगा, या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा। अब इसके रेंज में कोई भी निगेटिव रियल नंबर आता है तो उनका तो कोई प्री इमेज नहीं होगा। क्या आप इसके को डोमेन में -2 ले लीजिए, -3 ले लीजिए, -5 लीजिए, कोई भी निगेटिव ले लीजिए, उसका कोई भी प्री इमेज इसके डोमेन में नहीं है। इससे कंक्लूड तो हो ही गया कि ये ऑन टू नहीं है। और दूसरा चीज, -1 का इमेज देखिए तो भी 1, क्योंकि -1 का पावर 4 करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का भी पावर 4 करेंगे तो 1 आएगा। तो दो डिफरेंट एलिमेंट का इमेज एक ही जगह है, दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन 1 भी नहीं है। इसलिए फंक्शन न तो 1 ही है, न तो ऑन टू ही है। यही बात यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है कि -x का भी इमेज देखते हैं कि x टू द पावर 4 है, x का भी इमेज x टू द पावर 4 है, और यदि x जीरो न हो तो -x और x कभी बराबर नहीं होंगे। इससे कंक्लूड हुआ कि ये फंक्शन आपका 1 नहीं है, और साथ ही साथ ये ऑन टू भी नहीं है। इसलिए डी ऑप्शन ही आपका क्या है, ये डी ऑप्शन सही है, ये डी ऑप्शन ही सही। इसी को किस तरह से लिखना है ये आगे देख लेते हैं। कि x और y यहाँ दो डिफरेंट एलिमेंट लिए गए, लेकिन x टू द पावर 4 y टू द पावर 4 पाने लेने पर हम पाते हैं कि x स्ट्रिक्टली y के इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन 1 नहीं है। या एग्जांपल के तौर पे भी देख सकते हैं कि 1 और -1 की इमेज तो एक ही जगह आ रही है, लेकिन 1 और -1 बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन 1 नहीं है। और किसके को डोमेन में यदि -2 लिखते हैं, लेते हैं, तो उसके डोमेन में इसके लिए कोई प्री इमेज नहीं है, इसलिए फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। इसलिए कंक्लूड हुआ कि दिया गया फंक्शन न तो 1 है और न तो ही ऑन टू है। आगे देखते हैं।
यहाँ देखिए सच दैट आर टू आर बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 3x। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींचे और स्ट्रेट लाइन यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं आती है तो ऐसी स्थिति में वह फंक्शन आर टू आर यदि डिफाइन है तो ऐसी स्थिति में वह 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये सारी नॉर्म को फुलफिल कर रहा है। यदि इसका ग्राफ प्लॉट करें तो इस तरह से आ रहा है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है और ये आर टू आर डिफाइन है, इसलिए फंक्शन आपका 1 1 भी है और ऑन टू भी। ये जज करने का जो अप्रोच था वह आपका ग्राफिकल अप्रोच था। अलजेब्राइक अप्रोच से भी आप जज कर सकते हैं कि एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 यदि बराबर लें तो 3 ऑफ x1 3 ऑफ x2 के बराबर होगा। इससे कंक्लूड होगा कि x1 x2 के बराबर है, इसलिए ये फंक्शन 1 1 है। अब y इक्वल टू यदि आप 3x लिखते हैं तो x इक्वल टू y अपॉन 3। तो हर एक रियल नंबर यदि आप y रखें तो उसके लिए कोई ना कोई डोमेन में जो भी नंबर मिलेगा कोई ना कोई रियल नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए फंक्शन ऑन टू भी है। इससे कंक्लूड हुआ कि फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी। अब क्वेश्चन इसमें ये है कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिए कि क्या यदि हम इस r की जगह z ले लें, इंटीजर ले लें, और इस r की जगह भी यदि हम इंटीजर ले लें, यदि ये फंक्शन z टू z लें, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। और फंक्शन हमारा यदि एफ एक्स इज इक्वल टू 3x ही है तो क्या तब भी ये फंक्शन अपने इसी नेचर को फुलफिल करेगा? क्या तब भी ये 1 1 और ऑन टू होगा या फिर ये बदल जाएगा? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इसको कैसे सॉल्व करें इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं और यही आज के क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है। वही अलजेब्राइक के प्रोसेस हमने यहाँ दिखाने की कोशिश की कि एफ ऑफ एक्स यदि एफ ऑफ वाई के बराबर है तो ये कंक्लूड होता है कि एक्स वाई के बराबर, इसलिए 1 1 है। और हर एक रियल नंबर जो उसके कोडोमेन का पॉइंट है यदि वहां पे रखेंगे तो y अपॉन 3 कोई ना कोई रियल नंबर ही मिलेगा, इसलिए फंक्शन आपका ऑन टू भी है, इसलिए फंक्शन आपका 1 1 भी है और ऑन टू भी है। इस नाते आपका जो रिजल्ट है यहाँ पर ये पहला वाला 1 1 और ऑन टू ये सही है। तो मुझे लगता है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब किसी भी चीज को आप समझने के लिए आप अपने बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है उसको आपको ध्यान में रखना है। बेसिक कॉन्सेप्ट यदि क्लियर रहते हैं तो कहीं कुछ दिक्कतें भी आती हैं तो आप उसमें उलझते नहीं हैं और आसानी से आप अपनी बातों को समझ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।